दोस्तों नमस्कार, राधे कृष्ण। और आपसे कुशल होंगे, मैं भगवान से आप पे प्रार्थना करता हूँ। आज हम सबसे अहम बात जो हमारे बच्चों के शादी विवाह में पंडित जी के पास जाते हैं और उनसे सबसे पहले गुण मिलान करवाते हैं। लेकिन ये गुण है क्या चीज़, कितने हैं, कैसे मिलाए जाते हैं और हमें क्या पता है, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और सबसे पहले विवाह में आने वाले गुणों के अंदर अहम जो भूमिका निभाते हैं वह है गण। गण कैसे होते हैं, किस प्रकार मिलाए जाते हैं, कब मिलाए जाते हैं, क्यों मिलाए जाते हैं, इसका हम विस्तार से समझेंगे और इस बात को अहम जानकर समझने की कोशिश करेंगे। तो या लड़का हो या लड़की हो, उनकी जो नाम है, चाहे कोई भी नाम हो, कैसा भी नाम हो, राशि के अनुसार उसके गण पाए जाते हैं। गण 3 प्रकार के होते हैं। पहला गण देवता, दूसरा गण राक्षस और तीसरा गण मनुष्य। अब हमको ये देखना है कि हमारी बच्चे में या हमारी बच्ची में कौन से गण हैं। राशि के अनुसार गण पाए जाते हैं। किसी में देवगण, किसी राशि में राक्षसगण और किसी राशि में मनुष्यगण। तो हमको ये देखना है कि हमारी बच्ची है या हमारा बच्चा है तो उसके गण कौन से हैं। पहली बात आती है देवगण। यदि कोई भी बच्चे के देवगण हैं तो देवगण से देवगण में शादी का कराना अति उत्तम रहता है। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के गण एक मिल जाए, जैसे देवता से देवता मिल जाए, राक्षस से राक्षस मिल जाए या मनुष्य मनुष्य मन मिल जाए, तो उनकी जोड़ी बहुत ही सुंदर और बहुत ही मिलन और जीवन यापन संयम रीति से करते हैं। तो पहला हुआ गण से गण, राक्षस से राक्षस में, मनुष्य से मनुष्य में और देवता से देवता में। तो ये इसको शास्त्र के अनुसार उत्तम प्रीति माना गया है। अब बात आती है कि लड़का को तो देवगण मिल रहा है लेकिन लड़की का राक्षसगण मिल रहा है, या फिर लड़की का देवगण मिल रहा है, लड़के का राक्षस मिल रहा है। तो आपको पता है कि देवता और राक्षस सदैव लड़ते रहते हैं। कभी उन्होंने एकता महसूस नहीं की। राक्षस देवताओं को परेशान करता रहते, देवताओं को परीक्षा के लिए, खुश करने के लिए तपस्या करते हैं, उनका तप करते हैं और वरदान पाते हैं, फिर उसी वरदान का उन्हीं के ऊपर उपयोग करते हैं। उसी तरह जो मनुष्यगण होता है और जो राक्षसगण होता है तो वो देवताओं के ऊपर भारी रहता है, सब बातें मनवा लेता है, फिर भी उसको झगड़ा करता रहता है। इसलिए
राक्षस और मनुष्य तो कभी एक हो ही नहीं सकते। तो देवतागण और राक्षसगण में सदैव लड़ाई होती है और झगड़ा रहता है, कलेश जीवन भर चलता रहता है। इसलिए देवतागण और राक्षसगण में कभी सुलह नहीं होगी, विवाद रहेगा। तो ये मध्यम शास्त्र के अनुसार मध्यम प्रीति माना गया है, क्योंकि झगड़ालू 24 घंटे। तीसरी चीज आती है कलेष्ठ, ये जीवन कष्ट में बिताएंगे, लड़ाई झगड़े में बिताएंगे, इसका त्याग करना चाहिए। चौथी आती है, तीसरी बात आती है मनुष्य और राक्षस, मनुष्य और देवता। तो यदि राक्षसगण मनुष्य के गणों में आ जाते हैं, किसी लड़की के देवतागण और किसी लड़के के राक्षसगण, तो कला हो गई। अब वही बात तीसरे पर आती है कि किसी लड़की के राक्षसगण या किसी लड़के के राक्षसगण और किसी लड़की के मनुष्यगण या लड़के के मनुष्यगण। तो आप जानते हो राक्षस कभी मनुष्य को छोड़ता नहीं है। वो आखिरी में लड़की हो चाहे लड़का हो, वो राक्षस जो होता है वो मनुष्य को मार ही देता है। इसलिए मनुष्य में और राक्षस में तो कभी भी शादी विवाह नहीं करना चाहिए। राक्षस सदैव मनुष्य को खा जाता है। तात्पर्य शास्त्र के अनुसार उसमें एक की जीवन का त्याग करना पड़ता है और उसमें मृत्यु का भय रहता है, क्योंकि राक्षस मनुष्य को खा जाता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, विधवा या बांझ हो सकता, विधवा या विधुर हो सकता है। इसलिए इन दोनों का त्याग करना चाहिए, मनुष्य का और राक्षस गण का। कभी मनुष्य और राक्षस गण में शादी नहीं करनी चाहिए। तीसरी बात आती है, चौथी बात आती है कि मनुष्य और देवगण। तो आप जानते हो कि कभी मनुष्य देवताओं से लड़ता नहीं है, केवल देवताओं की पूजा करता है। यदि लड़की का देवगण है और लड़के का मनुष्यगण है, तो सदैव वो की मान मर्यादा, पूजा पाठ, मान सम्मान, लक्ष्मी का दर्जा देकर वो अपनी पत्नी की सदैव पूजा करेगा, मानेगा, बड़प्पन देगा, उसके कहे अनुसार जो कार्य होंगे, सलाह मशवरा वो सभी करेगा। और उसी तरह यदि लड़के के देवगण हुए और लड़की के मनुष्यगण हुए, तो वो पति रूप में भगवान की सी पूजा करेगी, और ये उसको मध्यम फल माना गया है। तो आप मेरी बात से थोड़ा ज्ञान मिला हो तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मैं इसी चैनल के माध्यम से सारे वीडियो बनाता रहूँगा। तो ये पहला हुआ हमारा गणकूटम, और गणकूटम नारद व कश्यप ऋषि के अनुसार वर कन्या के एक गण होने पर उत्तम प्रीति मानी जाती है। मनुष्य देवता में मैत्री मानी जाती है और राक्षस देवता में शत्रुता मानी जाती है। राक्षस और मनुष्य में मृत्यु होती है। सांख्य में कहा गया है कि वर
राक्षसगण, कन्या मनुष्यगण हो, अन्नकूट शुभ हो तो विवाह उचित है। वर मनुष्यगण, कन्या राक्षसगण हो तो विवाह उचित नहीं है। वर मनुष्यगण और कन्या राक्षसगण हो तो विवाह उचित नहीं है, लेकिन कन्या मनुष्यगण हो और अन्नकूट शुभ हो तो विवाह उचित है। ऐसी परिस्थिति में वर वधू की कुंडली में आयु पक्ष का शोधन अवश्य करना चाहिए। और कहते हैं आचार्य केशव लाल और गर्ग अत्रि ऋषियों के मतानुसार चिंतामणि, शुभकूट, योनि शुद्धि, गैमैत्री में से एक भी शुभ हो तो कन्या के राक्षसगण का दोष नहीं है। ऋषि शौनक व अत्रि के अनुसार वर्गवैर, योनिवैर, नूदूर, अशुभ, भकूट इन सब का परिहार राशि स्वामियों या उनके नवांश अधिपतियों में मृत्यु होने पर मिलता है। मनु ऋषि के मतानुसार ग्रहमैत्री, रज्जु शुद्धि, नाड़ी शुद्धि हो तो कन्या राक्षसगण एवं मनुष्य गण का होने पर भी विवाह शुभ फलदायी होता है। मुहूर्त कल्पद्रुम ग्रंथ के अनुसार कृतिका, रोहिणी, स्वाति, मगा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़ नक्षत्र होने पर कहीं कहीं पर गण दोष जन्य आपत्ति नहीं होती है। इसी के साथ ये मैं वीडियो समापन करता हूँ और आपको मिलता हूँ आगे भ्रकुट विचार में। और आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, कोई भी वास्तु दोष से या वास्तु शास्त्र से या पंडित के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से, गण दोष के हिसाब से जो भी आपका काम हो वो आप इस पर ज़रूर मैसेज छोड़ें, मैं आपको अवश्य जवाब दूंगा। कोई फीस, कोई चीज़, कोई पैसा नहीं है और वो आपकी इच्छा है, जो आप मेहनत के अनुसार जो डाल देंगे वो आपकी मर्जी है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय राधे।